पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है रीतिकाल और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2018 में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो जिस चैप्टर के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं यानी बातचीत, ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ये क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ललित निबंध है। यह एक ललित निबंध है। ध्यान रखेंगे, बातचीत एक ललित निबंध है। ये भी क्वेश्चन 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। बातचीत शीर्षक निबंध, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ये क्या है, एक ललित निबंध है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो जैसे कि आप चार ऑप्शन देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के जो निबंधकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 23 जून 1843 और ऑप्शन नंबर बी है 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर सी है 23 जून 1845 और ऑप्शन नंबर डी है 23 जून 1846। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 20 जुलाई 1912, ऑप्शन नंबर बी है 20 जुलाई 1913, ऑप्शन नंबर सी है 20 जुलाई 1914 और ऑप्शन नंबर डी है 20 जुलाई 1915। तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 जुलाई 1914 को उसका निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, यानी कि वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर ए है समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पटना बिहार, ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी यानी कि लगभग कुल कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट कुल कितने लगभग निबंध लिखे थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 1000, ऑप्शन नंबर बी है 1001, ऑप्शन नंबर सी है 1002 और ऑप्शन नंबर डी है 1003। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1000। यानी बालकृष्ण ने लगभग निबंध लिखे थे, 1000 निबंध लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बालकृष्ण के पढ़हसन का नाम बताएं। बालकृष्ण के पढ़हसन का नाम बताएं। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं जैसा काम वैसा परिणाम, ऑप्शन नंबर बी ये तीनों यानी कि नई रोशनी का विष, आचार विडंबन और जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों। ऑप्शन नंबर सी है नई रोशनी का विष और ऑप्शन नंबर डी है आचार विडंबन। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये तीनों, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबन, ये बालकृष्ण के पढ़सन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो इनमें से कौन बालकृष्ण के पढ़सन नहीं है? तो आपको ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा और एक कोई दूसरा रहेगा, तो उसमें आपको
टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। कौन सा इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए है रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर बी है अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर सी है गुप्त वैरी, रसातल यात्रा और उचित दक्षिणा। और ऑप्शन नंबर डी है हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजात शत्रु। उन्होंने ये उपन्यास नहीं लिखा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह को भरें। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें डैश भी एक है। यानी कि बहुत सारी शक्तियाँ वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से इनमें से कौन सा भी एक शक्ति है, उनमें वो एक शक्ति इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्पर्श शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है वाक शक्ति और ऑप्शन नंबर डी है घ्राण शक्ति। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडिसन का मत क्या है। एडिसन का क्या मत है। तो ऑप्शन नंबर ए है सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। और ऑप्शन नंबर सी है झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है। और ऑप्शन नंबर डी है सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, एडिसन का मत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा पूछा जा सकता है जो इनमें से एडिसन का मत कौन सा है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, इसमें टिक लगा देना है। और अब बात करते हैं उसने कहा था। तो इसके जो रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था ये रचना जो है कब रचित किया गया था, यानी कब रचा गया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2018 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं 1915, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1922 और ऑप्शन नंबर डी 1925। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1915 में ये रचना रचा गया था, यानी उसने कहा था को रचा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 7 जुलाई 1883, ऑप्शन नंबर बी है 8 जुलाई 1884, ऑप्शन नंबर सी है 9 जुलाई 1885 और ऑप्शन नंबर डी है 10 जुलाई 1886। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे 7 जुलाई 1883। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 11 सितंबर 1921, ऑप्शन नंबर बी है 12 सितंबर 1922, ऑप्शन नंबर सी है 13 सितंबर 1923 और ऑप्शन नंबर डी है 14 सितंबर 1924। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 12 सितंबर 1922 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है लम्ही वाराणसी। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था, यानी कि वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए है लम्ही वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी है कदम कुआं पटना, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी है सिमरिया बेगूसराय बिहार और ऑप्शन नंबर डी है गुलेर कांगड़ा हिमाचल
प्रदेश। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के वो मूल रूप से निवासी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए है सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धू का कांटा, ऑप्शन नंबर सी है उसने कहा था, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त तीनों। यानी कि उसने कहा था तो ये तो अभी हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं, और बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, यानी कि ये सभी उसके प्रमुख कहानियाँ हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त तीनों। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है तो इनमें से गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ये तीनों, और चौथा कोई दूसरा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो नहीं है पूछा जा रहा है तो उसी को चौथा वाले को ही टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए है कछुआ धर्म, ऑप्शन डिंगल संस्कृत की टिप्पणी, ऑप्शन नंबर बी है मारेसी मोही कुठाओं पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है देवाना प्रिय, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, ये सभी गुलेरी जी के प्रमुख निबंध हैं। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था इस कहानी की क्या विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए है दिव्य प्रेम कहानी, ऑप्शन नंबर बी है युद्ध कहानी, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम पर बलिदान की कहानी, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उपर्युक्त तीनों। इस कहानी की विशेषता ये है जो इसमें दिव्य प्रेम कहानी भी है, ये युद्ध कहानी भी है, और ये प्रेम पर बलिदान की कहानी भी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस पाठ में यह उक्ति आई है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। किस पाठ में यह उक्ति आई है, यह लाइन लिखा गया है जो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी है सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धू का कांटा, और ऑप्शन नंबर डी है भोगे हुए दिन। तो ये जो है उक्ति आई है किस में, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि उसने कहा था। जिस चैप्टर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी चैप्टर में यानी कि उसने कहा था में ही ये लाइन आई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो ऐसा कहा जा सकता है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये किससे लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ रहेगा, तो उसका राइट आंसर आपको उसने कहा था टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, यानी कि कौन कौन से पत्रिकाओं का गुलेरी जी ने संपादन किया। तो ऑप्शन नंबर ए है समालोचक, काशी नागरी, प्रचारिणी पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी है धर्मयुग, ऑप्शन नंबर सी है साप्ताहिक हिंदुस्तान, और ऑप्शन नंबर डी है वागर्त। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि समालोचक, काशी नागरी, प्रचारिणी पत्रिका, इसका उन्होंने संपादन किए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राच्य विद्या इतिहास, ऑप्शन नंबर बी है पुरातत्व भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है समसामयिक विषय, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा, अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त तीनों, यानी कि प्राच्य विद्या इतिहास पर भी उन्होंने लेखन किए थे, पुरातत्व भाषा विज्ञान पर भी, और समसामयिक विषय पर भी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।